हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबकी बायोलॉजी एजुकेटर सृष्टि मैम संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन प्लांट में बच्चों ग्लाइकोलिसिस की बात कर ली थी। आज हम लोग अब आगे देखते हैं कि उस पायरुविक एसिड जो बना ग्लाइकोलिसिस में उसका हुआ क्या। तो हम लोग पिछले ही क्लास में इस चीज को डिस्कस किए थे। हम फिर से बात करते हैं कि जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस से बना था उसका तीन बेसिकली फेट था कि अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस रहे या ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन ना हो तो वो पार्टिसिपेट करेगा बच्चों एनारोबिक प्रोसेस में। तो वो पार्टिसिपेट करेगा एनारोबिक प्रोसेस में या एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी हो सकता है और दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी हो सकता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बेसिकली मसल्स में होता है, तो ये अगर मसल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रही, ऑक्सीजन की कमी रही, तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ईस्ट वगैरह में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है क्योंकि अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों ही प्रोसेस बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल्स हैं। दूसरा, हम देख सकते हैं कि पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस रहा तो वो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में और वहां पे वो क्रेब्स साइकिल चलाएगा, अदर सारी चीजें चलाएगा। तो हम बात करते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा, हम बात करें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है, तो सारे प्रोकैरियोट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कुछ यूकैरियोट्स हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। जो फर्मेंटेशन होता है बेसिकली बच्चों वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी हो सकता है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी हो सकता है। हम आगे अगर बात करें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता क्या है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बेसिकली पायरुविक एसिड्स का एथनॉल में कन्वर्जन होता है। एथनॉल एक तरह से अल्कोहल है, इसलिए हम इसको नाम भी दे रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये एथनॉल बनेगा बच्चों, तो एथनॉल के साथ साथ कहीं ना कहीं CO2 का भी फॉर्मेशन होगा, तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके साथ बनेगा। पायरुविक एसिड का इथेनॉल में कन्वर्जन जिस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है उस एंजाइम को हम कहते हैं पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज या अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। यानी पायरुविक एसिड बनाएगा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। जो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखा गया है बच्चों वो बेसिकली ईस्ट में देखा गया है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें कि इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो बेसिकली वो ये है कि अगर ये अल्कोहल का कंसंट्रेशन, अगर ईस्ट ने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया और उस अल्कोहल का कंसंट्रेशन मोर देन 13% हो गया, अगर अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से ज्यादा इंक्रीज हो गया तो ये अल्कोहल उस ईस्ट सेल के लिए एज अ पॉइजन की तरह एक्ट करने लगता है और ईस्ट सेल का डेथ हो जाता है। यानी ईस्ट को अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करना है तो उसको अल्कोहल 13% से कम ही बनाना पड़ेगा अगर उसको सरवाइव करना है तो। लेकिन अगर 13% से ज्यादा अल्कोहल फॉर्म उसने किया तो ईस्ट की भी इसमें डेथ हो जाएगी। यानी ये जो अल्कोहल है वो ईस्ट के लिए एज अ पॉइजन की तरह एक्ट करने लगता है। तो अब बताओ बच्चों कि क्या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन सेफ है। नहीं सेफ है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि इसमें हैजार्डियस मटेरियल का फॉर्मेशन हो रहा है। हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जैसा कि हम बच्चों बता रहे थे अभी कि आपके मसल्स में अगर ऑक्सीजन की कमी हो, कब कमी होगी, अब ऐसे तो नहीं हो सकता है, लेकिन जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज कुछ टाइम के लिए हमारा जो मसल्स है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की तरह फील करने लगता है। उसको लगता है कि हमारे मसल्स में ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो वो अब क्रैब साइकिल में जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं उसको करना है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है यूटिलाइज करने के लिए। तो वो फिर क्या करता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है। मतलब उसमें करता क्या है कि जो ग्लाइकोलिसिस हुआ है उसमें जो पायरुविक एसिड बना है या पायरुवेट बना है, उस पायरुविक एसिड का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में कर देता है।
यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बच्चों हम देखेंगे कि पायरुविक एसिड का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में हो जाता है। हम कुछ बैक्टीरिया में भी इसका देख सकते हैं कि हमें देखने को मिलता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर हमारी मसल्स में भी, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे कि अगर हमारी मसल्स में व्हेन O2 इज इनएडिक्वेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दौरान अगर हमारी मसल्स में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी रही, ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस हुई हमारे मसल्स को, तो हमारा मसल्स लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में चला जाता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करना स्टार्ट कर देता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देता है। इसमें क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के प्रेजेंस में, जो पायरुविक एसिड है बच्चों, वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है हमारे मसल्स में। तो हम आगे अगर बात करें तो देखो बच्चों, ये जो दोनों फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो होता कैसे है। तो हम लोग अभी तक यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस पढ़ चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस हमने देखा था कि ये था ग्लाइकोलिसिस का स्टेप्स, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, जिसमें ग्लूकोज का प्रॉपर कैटाबॉलिज्म हो रहा था। तो पायरुविक एसिड बन रहा था। अब ये पायरुविक एसिड के दो पाथवे हैं, एक या तो फिर अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, दूसरा ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा तो इथेनॉल और CO2 बनाएगा। अगर ये लैक्टिक एसिड बनाएगा तो करेगा क्या। तो बच्चों देखो, ये पायरुविक एसिड गया लैक्टिक एसिड में, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस यहाँ एंजाइम लग रहा था, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस यहाँ पर एंजाइम, हाइड्रोजिनेस यहाँ एंजाइम लग रहा था। अगर यहाँ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस लग रहा था तो हम बच्चों बताए थे कि जहां पे भी डिहाइड्रोजिनेस लगेगा वहां NADH का रिडक्शन होगा, ठीक है, और NAD प्लस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो NADH कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में। देखो इसमें कहीं पर भी ATP बनी नहीं है अभी तक, अभी तक हम देखें तो इसमें कहीं पर भी ATP नहीं बनी है। दूसरा, अगर पायरुविक एसिड का कन्वर्जन इथेनॉल में हो रहा है तो यहाँ पे भी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस लग रहा था, जो एंजाइम लग रहा था अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस लग रहा था। अब यहाँ पे भी बच्चों अगर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस लगा तो NADH का फिर से कन्वर्जन होगा किसमें, NAD प्लस में। अगर NADH का कन्वर्जन NAD प्लस में हुआ है तो यहाँ पर भी अभी तक ATP नहीं बनी है, NAD प्लस बना हुआ है। तो अगर हम बोले कि टोटल फर्मेंटेशन में या एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP, अगर कोई सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो कितने ATP हमको मिलेंगे। तो बच्चों हमने देखा कि अभी फर्मेंटेशन में हमें कोई भी ATP नहीं मिली है। टोटल ATP बनी कितनी थी ग्लाइकोलिसिस में, चार ATP बनी थी, जिसमें दो ATP का फिर से यूटिलाइजेशन हो जा रहा था। यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो दो ATP का यूटिलाइजेशन, दो एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो जा रहा है। तो अगर दो एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो जा रहा है, दो ATP का यूटिलाइजेशन हो जा रहा है चार में से, तो हमारे पास कितने ATP बचे, ऑब्वियसली हमारे पास दो ATP बचे। यानी कि अगर कोई सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो दो ATP का फॉर्मेशन करेगा। हम आगे बात करते हैं बच्चों। तो अब ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसका ड्रॉबैक क्या है। इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ड्रॉबैक है कि इनका जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो लिमिटेड होता है। लेस देन 7% एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ इट्स ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ ATP। हमने देखा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जितने भी एनर्जी बन रहे थे वो लेस देन 7% ही एनर्जी बन रही थी, और उसमें भी सारे के सारे एनर्जी का एनर्जी ट्रैप्ड नहीं की जा रही थी ATP फॉर्मेशन में। यानी कि ATP का फॉर्मेशन भी लो हो रहा था। दूसरा, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हैजार्डियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। जैसे कि हम बोले कि अल्कोहल अगर बन रहा है तो अल्कोहल खुद ईस्ट के लिए पॉइजन की तरह एक्ट कर रहा है। लैक्टिक एसिड बन रहा है अगर हमारी मसल्स में तो वो भी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हैजार्डियस प्रोडक्ट है। तो एसिड्स बन रहे हैं, अल्कोहल्स बन रहे हैं, ये सारे हैजार्डियस प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो फर्मेंटेशन का ये दोनों सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बच्चों। अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो आप लोगों को हम बताए हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, यानी प्रॉपर ऑक्सीजन रहेगा तो ये साइकिल चलेगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑर्गेनिक
सब्सटेंस का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको देखने को मिला है, जो कि हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखने को नहीं मिल रहा था। यानी कि अगर एनारोबिक एरोबिक में एक हम डिफरेंस देखें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बट इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टेक प्लेस। दूसरा क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करें तो इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस की, ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन की जरूरत हमें पड़ती है। CO2, H2O और ATP का फॉर्मेशन भी होता है। इसमें पायरुवेट का होगा क्या, ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुवेट बना है बच्चों, ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुवेट बना है वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में। तो देखो ग्लूकोज से बना पायरुविक एसिड और कितने एटीपी हमको मिले, 2 एटीपी हमको मिले, क्योंकि टोटल 4 एटीपी बन रहे थे, 2 एटीपी यूटिलाइज हो जा रहे थे, तो 2 एटीपी मिले। फिर ये पायरुविक एसिड बच्चों गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में या साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म में गया तो ये जाएगा, तो यहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे एक साइकिल चलती है जिसमें फॉर्मेशन होता है एसिटिल कोएंजाइम ए का, जिसमें फॉर्मेशन होता है एसिटिल कोएंजाइम ए का, यानी पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए का बनना एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप्स है। जो एसिटिल कोएंजाइम है वही फिर जाता है बच्चों क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि कहीं ना कहीं पायरुविक एसिड डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करता। उसका रीजन ये भी है कि पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए पायरुविक एसिड का कन्वर्जन किसमें हो जाता है, एसिटिल कोएंजाइम में पहले हो जाता है। फिर एसिटिल कोएंजाइम ए लिंक की तरह काम करता है और क्रेब्स साइकिल में जाके पार्टिसिपेट करता है। तो अब क्रेब्स साइकिल में ये जाएगा, क्रेब्स साइकिल चलेगी, क्रेब्स साइकिल से जो भी चीजें, जो भी इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन फिर जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा चलेगा और वहां पे 36 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें एटीपी का फॉर्मेशन, हाई एनर्जी कंपाउंड का फॉर्मेशन भी होगा और हमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे। देखो बच्चों इसमें हो क्या रहा है, जो पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस है उसका जो साइट है वो होता अगर कहाँ है, तो इसका जो साइट है बच्चों ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यानी कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए में। कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जो एंजाइम इसमें बच्चों लगेगा, तो पायरुविक एसिड है तो इसलिए पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम यहाँ पे लगता है। तो पायरुविक एसिड का रिएक्शन होता है कोएंजाइम में और NAD+ से, और पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम लगता है और एसिटिल कोएंजाइम में CO2 NADH और H+ का फॉर्मेशन करता है। यही एसिटिल को एंजाइम में इंटर करता है TCA साइकिल में, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। इसके बाद आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम देखेंगे कि जो TCA साइकिल है वो कैसे चलती है, उसमें कैसे क्या क्या चीजें बनती हैं, उससे बनने वाला प्रोडक्ट कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और 36 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तब तक आप लोग एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस है इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको आज की क्लास में पढ़ के क्या लगा, कि क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों।